तो खाली क्रॉनिक एल्कोहलिक है, दैट मीन्स विटामिन B1 डिसोरिएंटेड, कंफ्यूज्ड और व्हाट इज अनस्टेडी गेट? These are the cardinal or classical symptoms for vitamin B1 deficiency. और प्रिसाइज आंसर हो सकता था इसका, दिस इज वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी, दिस इज वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी। आपको एक चीज पढ़ाई थी ना बेटा, वर्निकेज कोरेस्कॉफ सिंड्रोम, दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट कंसिस्ट ऑफ two parts. The first stage is Wernicke's encephalopathy. First stage is Wernicke's encephalopathy. बेटा जब वो untreated रहती है ना, untreated, when it is untreated, only then it progresses into Korsakoff syndrome. Progresses into Korsakoff syndrome. इसीलिए उसे नाम दिया गया बेटा वर्निकेज कोरेस्कॉफ सिंड्रोम। डायग्नोसिस कैसे करेंगे देखो हम, सबसे पहले यहां देखिए, प्रोग्रेसिव वीकनेस, मेमोरी डिस्टर्बेंस एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। व्हाई? बिकॉज ही इज क्रॉनिक एल्कोहलिक। ठीक, ये देखो, प्रोग्रेसिव वीकनेस, मेमोरी डिस्टर्बेंस एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग, दीज आर फिजिकल एग्जामिनेशन साइन। कौन से साइंस है? फिजिकल एग्जामिनेशन साइन। मैंने आपको बताया था फिजिकल एग्जामिनेशन, बेटा नो फोन्स आर अलाउड। रिमेंबर, इफ आई सी एनीवन यूजिंग हिज फोन इट विल बी कन्फिस्केटेड। दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ। आप लोग केसेस लिखेंगे, नहीं लिखना नो प्रॉब्लम बेटा, इफ यू कैन रिमेंबर वेल एंड गुड, इट इज नॉट मैंडेटरी टू इवन राइट। आप लोग समझ के जाइए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, ये देखिए, प्रोग्रेसिव वीकनेस बेटा दिस इज अ फिजिकल साइन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन का साइन है, देख के पता चलता है। मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, किस हद तक हो सकता है मेमोरी डिस्टर्बेंस जानते हो आप? अभी कहाँ हो आपको नहीं पता है, हम सबको पता है, वी आर सिटिंग समवेयर इन अगरतला, सबको पता है। अर्जेंटीना में तो नहीं बैठे ना, दैट पर्सन डज नॉट नो दैट थिंग। Then difficulty in walking, difficulty in walking, difficulty in walking. This is once again a physical examination sign. कौन सा? Physical examination sign. Patient आपकी OPD में चल के आएगा, if he is having difficulty in walking, आपको naturally आपको पता चल जाएगा that he is having some trouble in that. आगे देखते हैं। रिलेटिव्स ने रिपोर्ट किया दैट ही हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिसओरिएंटेड एंड कंफ्यूज्ड। ठीक, दिस इज अ पार्ट ऑफ पेशेंट हिस्ट्री, दिस इज अ पार्ट ऑफ पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट हिस्ट्री क्या है कि उसके रिलेटिव्स ने बताया उसको थोड़ी डिफिकल्टी है और डिसओरिएंटेड रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है। ठीक है, वैसे ये तो आपकी भी हिस्ट्री बनती है, यू ऑल ऑल्सो रिमेन डिसओरिएंटेड एंड कंफ्यूज्ड, है ना। देन unsteady gait and frequent falls, unsteady gait and frequent falls, frequent falls. On physical examination the patient is disoriented to time and place, ठीक है, broad based gait। फिर यहाँ देखो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है? 12.5। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन? हाँ जी, कितना होता है हीमोग्लोबिन नॉर्मल? In males it is 14 to 16 gram per DL, and in females it is 13 to 15 gram per DL. ब्लड ग्लूकोज कितना देखो बेटा, कंसिडर इट फास्टिंग, अगर कुछ ने लिखा हो ना कंसिडर इट फास्टिंग। ब्लड ग्लूकोज कितना बेटा? 92 mg per DL. What are the normal values of blood glucose? 70 to 110 mg per DL, ठीक है, एज पर WHO क्राइटेरिया, एज पर WHO क्राइटेरिया एंड एज पर ADA क्राइटेरिया विच इज द मोर रिसेंट वन, क्या है? दैट इज 60 to 100 mg per DL। बेटा यूनिट बोलने की आदत डालो तभी याद रहती है, यूनिट के साथ बोला करो आंसर। देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल। लीवर फंक्शन टेस्ट देखो बेटा क्या है, AST कितना है और ALT कितना है।
ALT is normal, AST is slightly elevated, very slightly. It is just at the borderline, ठीक है, slightly elevated है. सीरम B12 बेटा कितना है? 400 पिकोग्राम पर ml, नॉर्मल. लैब रिपोर्ट्स आर कंप्लीटली नॉर्मल, लैब रिपोर्ट्स आर कंप्लीटली नॉर्मल. और फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें पता चल रहा है कि बेटा दिस इज द केस फॉर वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी. किसका? वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी. क्योंकि हमें 3 बहुत क्रिटिकल साइंस मिले. ब्रॉड बेस्ड गेट, ठीक, ऐसे जैसे, ठीक. काइंड ऑफ पता है क्या, जब नए जूते पहनते हो और वो ओवर साइज होते हैं तो जो गेट आपका होता है ना उसको थोड़ा और एग्जेसिबेट कर दो. दैट इज ब्रॉड बेस्ड गेट. ओके. मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, एंड द थर्ड इज, थर्ड कौन सा बेटा? देखो, प्रोग्रेसिव वीकनेस. ओके. इससे डायग्नोस किया दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम B1 डेफिशिएंसी. किसकी डेफिशिएंसी? B1. व्हाट इज द अदर नेम फॉर B1 बेटा? थायमीन. थायमीन तो बेटा नाम है उसका. व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म और द कोएंजाइम फॉर्म? थायमीन, थायमीन पायरोफॉस्फेट. रिमेंबर बेटा, थायमीन अपने आप में कुछ नहीं करेगा. थायमीन in itself is not capable of doing anything until and unless it is converted into its active or coenzyme form, which is thiamine pyrophosphate. ठीक है. देखो, what is the most likely diagnosis? The most likely diagnosis is Wernicke's encephalopathy due to vitamin B1 deficiency, commonly seen in chronic alcoholics. Chronic alcoholics. Why in chronic alcoholics B1 deficiency is seen? सोचिए. Because alcohol, हाँ बोलो, हाँ, alcohol inhibits or slows down the absorption of vitamin B1 from intestine. बेटा absorption सिर्फ बॉडी में 2 ही जगह से होता है, पता कहाँ? One is intestine and the second one is, सेकंड कहाँ होता है? फर्स्ट सबको पता होता है, बहुत कॉमन होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स. कहाँ पे? रीनल ट्यूब्यूल्स. ये जल्दी याद नहीं आता. देन व्हाट इज द क्लासिक ट्रायड ऑफ वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी? आंसर, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया और निस्टैग्मस. Those who have difficulty in pronouncing the former can use the term nystagmus. Okay? क्या होता है बेटा nystagmus? ऐसे वाइब्रेशन आँख में जैसे होता ना. मान लो बहुत किसी, ये मान लो किसी गाड़ी की विंडो है जो बहुत तेज़ी से जा रही है, आप बाहर देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे आप मतलब पॉइंट आउट करके लगातार बाहर देख रहे हैं. जब आप बेटा नज़र हटाएंगे ना और किसी स्टेडी चीज़ पे अंदर की तरफ देखेंगे, योर प्यूपिल्स शेक लाइक दिस. बेटा वो नेकेड आई से नहीं दिखता है आप किसी क्लिनिशियन को, लेकिन वो आपको फील होता है. जो इमेज इमीडिएटली आपके सामने बनेगी ना वैसे से हिल रही होगी. फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड्स टू परसिस्टिंग अप टू फ्यू मिनट्स. बहुत अजीब लगता है, पता है. दिस इज कॉल्ड निस्टैग्मस. दिस इज कॉल्ड निस्टैग्मस. एटेक्सिया, द पेशेंट हैज ब्रॉड बेस्ड अनस्टेडी गेट. ठीक है. कंफ्यूजन, द पेशेंट इज डिसओरिएंटेड टू टाइम एंड प्लेस. वही ये दानिश भाई है. ठीक है. एक्रोनिम इसका ही है दानिश भाई. कंफ्यूजन. ठीक. व्हाट इज द अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस कंडीशन? देखो इसको ध्यान से देखना. थायमीन B1 is essential for glucose metabolism and acts as cofactor for enzymes like pyruvate dehydrogenase. कहाँ होता है ये pyruvate dehydrogenase? Yes, good. It is a part of PDH complex. इसका PDH complex. बेटा what is PDH complex? गेटवे पाथवे होता है. कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस जहाँ खत्म हो रहा होता है वहाँ आपको क्या मिलता है? पायरुवेट. क्या मिलता है? पायरुवेट. पायरुवेट में कितने कार्बन होता है? कितने कार्बन? 3 कार्बन. हाउ मच? 3 कार्बन. It enters into PDH complex. Enters into PDH complex and is converted into acetyl coenzyme A. किसमें? Acetyl coenzyme A.
और बेटा एसिटाइल कोएंजाइम में फिर आगे कहाँ कंटिन्यू होता है? TCA साइकिल में। कहाँ पे? तो बेटा ये लिंकिंग एंजाइम होता है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का और TCA साइकिल का, PDH कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम वहां होता है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आगे देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ होता है? ये कहाँ पे, कहाँ होता है? अच्छा छोड़ो, तुम तो गेस्ट हो आज, बताओ कहाँ होता है? TCA साइकिल में। कहाँ पे? TCA साइकिल में। कौन सा स्टेप होता है बेटा? जहां बेटा सक्सेनाइल कोएंजाइम में बनता है, इन सक्सेनाइल कोएंजाइम में सिंथेसाइजिंग स्टेप। अंडरस्टूड? एंड देन द लास्ट वन इज ट्रांसकीटोलेज। कौन सा? ट्रांसकीटोलेज। ये कहाँ होता है? HMP शंट। अब खुद देखो बेटा, अगर B1 की डेफिशिएंसी होगी तो ये एंजाइम हैम्पर होगा, दिस एंजाइम वुड बी हैम्पर्ड, अफेक्टेड होगा। क्या होगा फिर इससे? लेस एंड लेस पायरूवेट वुड बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि बॉडी में बेटा एसिटाइल कोएंजाइम की कमी हो जाएगी। किसकी? एसिटाइल कोएंजाइम की। क्यों? क्योंकि बेटा पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज को काम करने के लिए क्या चाहिए? विटामिन B1। ओके, आगे देखिए, मान लीजिए कुछ एसिटाइल कोएंजाइम में बन भी गया और वो आगे TCA में चला भी गया, तो बेटा ये है ना अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज साइकिल वहां पे भी कंप्लीट नहीं हो पाई अच्छे से, बिकॉज दैट कंप्लीट साइकिल रिक्वायर्स दिस एंजाइम। और अगर ये एंजाइम नहीं काम करेगा अच्छे से B1 की डेफिशिएंसी में, तो जो थोड़ा बहुत अल्फा कीटो आपका एसिटाइल कोएंजाइम में बना है ना बेटा, वो भी मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए सेल में एनर्जी की डेफिसिट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एनर्जी का डेफिसिट हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये स्पेशल है। कौन सा? ट्रांसकीटोलेज। कौन सा? ट्रांसकीटोलेज। HMP शंट पाथवे की सिग्निफिकेंस क्या होती है? दो होती हैं, सिंथेसाइजिंग ऑफ क्या? हाँ, पेंटोज शुगर बेटा, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कहाँ लगती है? DNA RNA में। किसमें? DNA RNA में। DNA में बेटा फिर पेंटोज शुगर, जब हमें नया सेल बनाना होगा तो DNA में मतलब हमारे पास जैसे पेंटोज शुगर्स नहीं होंगी तो बेटा नया DNA सिंथेसाइज करने में दिक्कत होगी। उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात पता क्या होगी? जो DNA ऑलरेडी है हमारे पास, उसका बेटा कंटिन्यूसली एक्सप्रेशन होना रहता है, यानी कि mRNA कंटिन्यूसली बनता रहता है। तो बेटा अगर पेंटोज शुगर नहीं होगी तो वो mRNA भी नहीं बनेगा। इफ दैट mRNA इज नॉट फॉर्म्ड, व्हाट इज द रिजल्ट? बेटा कॉन्सिक्वेंटली वो प्रोटीन भी नहीं बनेगी जो हमें चाहिए। समझ आई बात? तो बेटा ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कौन सा? ट्रांसकीटोलेज। लेट अस से हमें इंसुलिन ही बनाना है। इंसुलिन क्या होता है बेटा? इंसुलिन प्रोटीन ही तो एक तरह से इट इज अ प्रोटीन, है ना? लेट अस से सेल में पेंटोजेस की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रांसकीटोलेज एंजाइम ठीक से काम नहीं कर रहा। और ट्रांसकीटोलेज क्यों नहीं काम कर रहा बेटा? क्योंकि B1 की कमी है। किसकी? B1 की। B1 की कमी से ट्रांसकीटोलेज काम नहीं कर रहा, ट्रांसकीटोलेज की वजह से HMP शंट ठीक से काम नहीं कर रहा, और जब HMP शंट काम नहीं कर रहा तो पेंटोजेस शुगर नहीं बन रहे हैं। अब मान लो सेल को इंसुलिन सेक्रीट करनी है, तो बेटा वो mRNA तो बनाना पड़ेगा ना। अब वो mRNA कैसे बनेगा जब तक आपके पास वो पेंटोजेस है ही नहीं। सो सिर्फ एक विटामिन की कमी से देखिए कितना कैस्केडिंग इफेक्ट आता है। वो देखा डोमिनो, देखा बेटा? वो वाला है जहाँ पिज्जा खाते हो बेटा, एक एक करके हम जैसे सेट करते हैं कुछ, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड अ डोमिनो इफेक्ट, काइंड ऑफ दैट। चलिए आगे देखते हैं। In deficiency, ATP production is impaired, leading to neuronal damage, particularly in areas with high metabolic demand like mammillary bodies, thalamus, and periaqueductal gray matter. Each and every term would be explained in very detail in neuroanatomy. किसमें? Neuroanatomy. वहाँ आ जाएगा, चिंता ना करें। This results in neuronal dysfunction causing confusion, ataxia, and ocular abnormalities. खुद सोचो बेटा, B1 की डेफिशिएंसी का सबसे ज़्यादा असर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जिन सेल्स में एनर्जी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे एनर्जी की डिमांड सबसे ज़्यादा है वहाँ पे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा असर क्यों देखने को मिलेगा बेटा? क्योंकि वहाँ थायमीन का कंजम्पशन भी तो ज़्यादा होगा। क्यों थायमीन का कंजम्पशन ज़्यादा होगा वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे हमें पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा।
alpha ketoglutarate dehydrogenase would be required even more, and similarly trans ketolase, but that is for different reason, not energy production, पर वहाँ पे वो भी लगेगा। इसीलिए ब्रेन में बेटा हर सेल बराबर एनर्जी नहीं कंज्यूम करता। ब्रेन यूजुअली टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो उसमें भी सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, लाइक क्लोज टू योर ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जिसमें क्या होता है बेटा, सारे वाइटल सेंटर्स आपके लोकेटेड होते हैं। एंड व्हेन आई से वाइटल सेंटर्स, आप समझते हैं व्हाट आर वाइटल सेंटर्स? जिनसे बेटा आपकी हार्ट बीट कंट्रोल होती है, जिनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, जिनसे ब्लड पीएच कंट्रोल होती है, जिनसे ब्लड पीएच कंट्रोल होती है, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल होता है, आपका किडनी का फिल्ट्रेशन का रेट कंट्रोल होता है। कैसे पता है? पता है, अभी पढ़ा फिजियोलॉजी में। एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स होता है ना बेटा, उनके साइज को वेरी करके बेटा वो जीएफआर कंट्रोल होता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो बेटा इफरेंट आर्टेरियल को डायलेट कर देता है ताकि वो प्रेशर जो है वो कम हो जाए किडनी पे, नेफ्रॉन पे, और फिल्ट्रेशन थोड़ी स्लो हो जाए। जब ब्लड प्रेशर गिरता है बहुत तेज़ी से, फॉर एग्जाम्पल इन केसेस लाइक सीवियर ब्लड लॉस जब हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से गिरता है। इन दैट केसेस बेटा वही वाइटल सेंटर डायरेक्ट करता है कि इफरेंट आर्टेरियल होता है ना, इफरेंट जहाँ से ब्लड जा रहा होता है, एग्जिट ले रहा होता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है बहुत छोटा, और एफरेंट आर्टेरियल को बहुत ज़्यादा डायलेट कर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खून नेफ्रॉन की तरफ आए लेकिन जल्दी निकल ना पाए, क्योंकि इफरेंट आर्टेरियल का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो बेटा इस तरह के वाइटल सेंटर्स होते हैं, बहुत माइक्रो मैनेज करता है आपकी बॉडी को। उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उनको थायमीन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। और अगर बॉडी में थायमीन की कमी होगी तो उन पे इफेक्ट सबसे पहले आएगा। अंडरस्टूड? इसलिए बेटा थायमीन डेफिशिएंसी इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ऐसा नहीं कि अगर आप एक दिन डाइट में थायमीन नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, शायद एक हफ्ता भी ना ले तो भी शायद इतना समस्या ना हो। हाँ, साइंस आएंगे लेकिन इतना नहीं। अगर आप क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं बेटा, तो फिर आप यू आर इन सम वेरी सीरियस ट्रबल। ठीक है, लाइक दिस केस। अब समझ आया बेटा व्हाई थायमीन डेफिशिएंसी इज डेंजरस एंड हाउ इट अफेक्ट्स ऑल दीज थिंग्स। ऐसे आगे देखते हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर विटामिन B1 डेफिशिएंसी। रिस्क फैक्टर बेटा, रिमेंबर दिस इज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होता है बेटा? देखो, रिस्क फैक्टर टर्म को ध्यान से समझना। लंग कैंसर मुझे भी हो सकता है किसी भी टाइम, देयर इज़ अ वेरी स्टेडी चांस ऑफ दैट। और अगर कोई चेन स्मोकर है तो बेटा उसको भी हो सकता है, ठीक। लेकिन बेटा जो चेन स्मोकर होगा ना, उसमें लंग कैंसर होने का चांस मेरे से ज़्यादा है। ओके, सो दैट स्मोकिंग बिकम्स अ रिस्क फैक्टर, बिकम्स अ रिस्क फैक्टर। इसीलिए बेटा विटामिन B1 या थायमीन की डेफिशिएंसी क्रॉनिक एल्कोहलिक्स में ज़्यादा होती है। क्रॉनिक एल्कोहलिक्स में ज़्यादा होती है। हो सकता है मेरे में भी हो जाए, अगर मेरी डाइट ना ठीक हो या मान लो मैं स्टारवेशन पे हूँ, मेरे में भी हो सकती है। लेकिन बेटा जो क्रॉनिक एल्कोहलिक्स है ना, दे आर एट अ हायर रिस्क, दे आर एट अ हायर रिस्क। तो इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया बेटा रिस्क फैक्टर। ओके, देखो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, देन माल न्यूट्रिशन, उसके बाद ये देखो क्रॉनिक इलनेस, ये ऊपर वाले छोड़ देना। क्रॉनिक इलनेस, HIV, एड्स एंड कैंसर, prolonged intravenous glucose without thiamine supplementation in critically ill patients। ये थोड़ी टेक्निकल लाइन है, किसी को समझ आए? देखो, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, यू रिक्वायर थायमीन, ठीक। मान लो आपके पास कोई कोमा का पेशेंट है, ठीक, योर पेशेंट इज इन कोमा, आप उसे ग्लूकोज का सप्लीमेंट दे रहे हैं जिंदा रखने के लिए। लेकिन बेटा अगर आप थायमीन नहीं देंगे उसी सप्लीमेंट में, तो क्या होगा? इवेंचुअली जो ग्लूकोज आप दे रहे हैं वो बॉडी की एबिलिटी जाती जाएगी टू मेटाबोलाइज दैट ग्लूकोज, है ना, बिकॉज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्स थायमीन। सो अलॉन्ग विद बेटा दैट ग्लूकोज सप्लीमेंट्स यू रिक्वायर थायमीन सप्लीमेंट्स टू बी सप्लाइड देयर ऑल्सो। इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रोलॉन्ग्ड इंट्रावेनस ग्लूकोज विदाउट थायमीन सप्लीमेंटेशन। मान लीजिए आपका पेशेंट बेहोश है, अब 12 घंटे से उसे मान लीजिए ग्लूकोज सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं, एक दिन से दिए जा रहे हैं,
स्टेडीली बेटा उसमें थायमीन की कमी होने लग जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि उसे अब थायमीन तो कहीं से मिल नहीं रहा है, उसे मिल रहा है ना थायमीन कहीं से, नहीं ना। तो बेटा जो भी ग्लूकोज आप देते जा रहे हैं उसकी बॉडी में जितना भी थायमीन है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन मेटाबोलाइजिंग दैट। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितना उसका बॉडी में अवेलेबल है थायमीन वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और फिर उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम दिखने लग जाए। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन? क्या होना चाहिए? चढ़ाइए थायमीन सप्लीमेंट, सबसे पहला ट्रीटमेंट। पहला क्या, यही तो ट्रीटमेंट है इसका। बेटा वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी की बात हो रही है, ठीक है? ऐसा ना हो आपके पास मान लीजिए कोई फ्रैक्चर का पेशेंट आया हो, आप उसको कह रहे नहीं नहीं एक्सरे बाद में निकलवाएंगे, पहले थायमीन का सप्लीमेंट चढ़ा ले तू। नहीं, दिस इज वी आर ट्रीटिंग वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी, ठीक है ना? दिस इज फॉर वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी। इंट्रावेनस थायमीन बेटा ये देखो 500 mg फॉर 2 days, 500 mg फॉर 2 days। आफ्टर दैट डोज थोड़ी कम करेंगे, 250 mg फॉर 5 days एंड फॉलोड बाय ओरल थायमीन सप्लीमेंटेशन 100 mg पर डे। अंडरस्टूड? याद रखिएगा बेटा जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ना, कौन से, उनमें एक्यूमुलेशन के डिजीजेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर विटामिन डी, उसका केस थोड़ा अलग होता है। विटामिन डी है सम स्पेशल केस, डेफिशिएंसी सिम्टम्स इतने आसानी से नहीं देखने को मिलते। एक्यूमुलेशन से बेटा उनकी पॉइजनिंग के भी उसमें आपको केसेस देखने को मिलता है, अच्छे उसमें देखने को मिलता है, डोज अगर आप गलत देते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में बेटा क्योंकि एक्यूमुलेशन नहीं होता ना बॉडी में, इनमें डेफिशिएंसी के केसेस बहुत देखने को मिलता है। इसमें बेटा बहुत रेयर होता है कि बहुत कोई पॉइजनिंग का केस मिल जाए आपको, एक्सेसिव उससे टॉक्सिसिटी हो जाए, नहीं। इसमें आपको 99% केस डेफिशिएंसी के देखने को मिलेंगे। देन करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ठीक। सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर क्या है, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, ये सब। देन व्हाट आर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड? अगर वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी अनट्रीटेड रही तो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट वन इज कोरेसकॉफ सिंड्रोम। कौन सा? कोरेसकॉफ सिंड्रोम। If Wernicke's encephalopathy is untreated for a long time, even for a decent time also, it translates into Korsakoff syndrome. Okay? आप डायग्नोसिस में तीनों चीज लिख सकते हैं, विटामिन B1 डेफिशिएंसी, थायमीन डेफिशिएंसी, वो भी ठीक है। वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी, वो भी ठीक है। एंड इफ यू विल राइट वर्निकेज कोरेसकॉफ सिंड्रोम, वो भी ठीक है इन दिस केस। ओके? Then persistent ataxia and neurological deficits. Persistent ataxia and neurological deficits. Coma and death in severe cases. क्यों कोमा होगा मैंने एक्सप्लेन किया ना बेटा, जब ब्रेन के वाइटल सेंटर्स ही आपके डैमेज होते चले जाएंगे अल्टीमेटली क्या होगा, कोमा ही तो होगा, इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। हाउ कैन दिस कंडीशन बी प्रिवेंटेड इन हाई रिस्क पेशेंट? रूटीन थायमीन सप्लीमेंटेशन 100 mg per day in chronic alcoholics and patients on prolonged glucose or TPN, जिसको कहते हैं total parenteral nutrition. Early recognition and treatment of nutritional deficiency in hospitalized patient. इनका ट्रीटमेंट बड़ा इजी होता है, मैनेजमेंट भी बहुत इजी होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का क्या होता है, जो विटामिन कम है चढ़ा दे, खत्म, और जो रिस्क फैक्टर है उसको बंद कर दो। लाइक इन दिस केस क्या था बेटा रिस्क फैक्टर? एल्कोहल, एल्कोहल बंद कर दीजिए, दैट्स इट। रिमेंबर, आपको शायद लाइफ में फिनाइल कीटोन्यूरिया के 1 या 2 केस देखने को मिले पूरी लाइफ। पेपर में आएगा नो डाउट, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, इसको छोड़िएगा मत। लेकिन बेटा ये वाले केसेस होते हैं ना, ये दिन में 1 दर्जन देखने को मिलेंगे, 1 दर्जन दिन में। और अगर आप मान लीजिए किस्मत से किसी बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में मान लो आगे पीजी के लिए पहुंच गए, इस बहुत ही जिसे कहना जैसे दिल्ली एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, सीएमसी वेलोर वगैरह पीजी के लिए, तो वहाँ पे कम से कम ये मानिए कि शायद आपको सांस लेने की भी फुर्सत ना मिले, इतने केसेस आते हैं इन सब। इन्हीं के ही केसेस आते हैं प्राइमरी में, पता, और इनिशियली आपको ये सब दिया जाएगा।
फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो सीधा ही आपको सर्जरी करने थोड़ी दे देंगे, केस बिगाड़ दोगे यार। इनिशियली पहले ही ऐसे ही केसेस दिए जाते, पहले इन पे हाथ साफ करो फिर आगे। नेक्स्ट, a 25-year-old male presents to the dermatology clinic with complaints of painful cracks at the corners of his mouth, a burning sensation in his tongue, and occasional sore throat for the past 3 weeks. He also reports mild fatigue and photophobia. On examination, there are angular fissures at corners of his mouth, a swollen and reddened tongue, and mild seborrheic dermatitis-like lesions on the nasolabial folds. What is your probable diagnosis? Vitamin Y. Why बेटा it is vitamin B2 deficiency या कुछ और है? ग्लोसाइटिस। कहाँ लिखा है ग्लोसाइटिस? ये देखिए, a swollen and reddened tongue. This is glossitis. Remember, जहाँ पे भी बेटा ग्लोसाइटिस मिलेगा, क्या मिलेगा? ग्लोसाइटिस। विटामिन B2 एंड मूव फॉरवर्ड। कुछ नहीं देखना और, ठीक है? कुछ भी नहीं देखना। जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ग्लोसाइटिस। Just take vitamin B2, save your time and move forward. विटामिन B2 का बेटा, इसका दूसरा नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसका डायग्नोसिस सारे विटामिन्स में सबसे इजी होता है, ग्लोसाइटिस। और अगर ग्लोसाइटिस नहीं है तो जैसे उसने बोला था, पेनफुल क्रैक यहाँ पे। ओके, these are the two very important signs. Understood? जैसे विटामिन B1 का क्या था बेटा? दानिश भाई, एटेक्सिया, निस्टैग्मिज्म, ठीक है? इसका क्या है? ग्लोसाइटिस एंड पेनफुल क्रैक्स एट कॉर्नर ऑफ माउथ। B2 deficiency. What is the active form of B2? FMN, full form, flavin mononucleotide, और FAD। क्या काम होता है बेटा FAD का? आपके आगे जो बैठे हैं बेटा, FAD का क्या काम होता है? FAD की बेटा रिड्यूस फॉर्म क्या होती है? FADH2 होता है बेटा, FADH कुछ नहीं होता। कौन ATP मिलता है FADH2 से? यस, गुड, शुक्र है। लास्ट दोनों बैच ने बोला, एक ने तो बोला 5, 6 कितना भी वो था ना भाई, तू ही नाम रोशन करेगा मेरा। चलो देखते हैं, प्लीज पे अटेंशन हियर। The most likely deficiency is vitamin B2. Which one? Riboflavin. इनका कॉमन नाम याद होना चाहिए। आपको कभी भी वो ये नहीं कहेंगे OPD में या वार्ड में कि इनको B2 का डेफिशिएंसी है, B2 का सप्लीमेंट नहीं, इमीडिएटली राइबोफ्लेविन दीजिए। ओके, these names are more commonly used. Which causes ciliitis, glossitis and seborrheic dermatitis like lesions. Remember, जहाँ पे आपने बेटा ग्लोसाइटिस देख लिया ना, दोबारा सोचना नहीं, अपना दिमाग कर दीजिए बंद, मार्क B2 डेफिशिएंसी, आगे बढ़िए। अभी आपके लेवल पे ग्लोसाइटिस का मतलब विटामिन B2। ओके, देन राइबोफ्लेविन इज प्रीकर्सर ऑफ FMN, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड FAD, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक्टिव फॉर्म है या कोएंजाइम फॉर्म है? कौन सा? एक्टिव और कोएंजाइम फॉर्म। क्या नाम है? FMN। फर्स्ट वन इज FMN और सेकंड क्या है बेटा? FAD, which are essential for oxidation reduction reactions in metabolic pathway, particularly in electron transport chain. जहाँ से हमें 1.5 ATP मिल रही है, जहाँ से हमें 1.5 ATP मिल, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस में। FAD बेटा कहाँ बनती है? कोई रिएक्शन याद है, कोई साइकिल याद है जहां से FADH2 जनरेट होता है? कहां पे बनता है? कोई तो ठीक बोल रहा है, जोर से बोलो। हाँ, TCA साइकिल बेटा, एक स्टेप होता है TCA साइकिल में जनरेट होती है। कौन सा? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से जब ना फ्यूमेरेट से जब मैलेट बनता है ना, व्हेन फ्यूमेरेट इज कन्वर्टेड टू मैलेट। ठीक,
कॉमन कॉजेज, देखिए इसके कॉमन कॉजेज क्या होता है? कॉमन कॉजेज किसके? डेफिशिएंसी के। किसके? डेफिशिएंसी। राइबोफ्लेविन की बेटा डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक। इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक। वंस अगेन क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। तो अभी तक कितने विटामिन्स बेटा अल्कोहल से हैम्पर हो गए? फर्स्ट वन इज विटामिन B1, नाउ इज B2, थायमिन और राइबोफ्लेविन दोनों ब्लॉक हो रहे बेटा। देन माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एग्जाम्पल सीलिएक डिजीज। किसने ये नाम सुना है? सीलिएक डिजीज क्या होता है बेटा? पहले तो रिमेंबर, इफ यू आर सर्विंग इन दिस रीजन साउथ एशिया, ठीक है, दैट डज नॉट इंक्लूड इंडिया ओनली, इंक्लूड्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे बेटा सीलिएक डिजीज का केस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। और अगर आप जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, USA एंड कनाडा, every third person is a suspected celiac disease patient. It is very 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 prevalent there. अब होता क्या बेटा celiac disease में? It is a disease for intestine, small intestine, ठीक है, किसका? Small intestine। अभी तक एग्जैक्ट बेटा इसका रीज़न पता नहीं चला है, बट इट इज़ बिलीव्ड कि जस्ट लाइक हाशीमोटोज डिजीज़ एंड टाइप 1 डायबिटीज़ ना, इट इज़ ड्यू टू ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़। किसकी वजह से? ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़। देखो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होती है? ऐसे होती है ना, इट इज़ लाइक दैट। क्या होती है बेटा उसमें? विलाई। क्या होता है? विलाई। सरफेस एरिया बढ़ाता है फॉर एब्जॉर्प्शन। In celiac disease what happens? These villi get destroyed. These villi are destroyed and the small intestine just flats out. It just flats out, एकदम सीधी हो जाती है बेटा। अब सरफेस एरिया बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, तो इससे बेटा एब्जॉर्प्शन में बहुत समस्या आती है। ओके, इसीलिए जब बाकी चीज़ों के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ रही है तो बेटा विटामिन B2 का एब्जॉर्प्शन भी हैम्पर होता है। ओके, that is why celiac disease is mentioned here. Then chronic diarrhea, increased demand, example pregnancy and lactation। जाहिर सी बात है women who is pregnant और who is lactating उसके डिमांड ज़्यादा होती हैं इन डाइट में। जो भी recommended daily allowance होता है बेटा उससे ज़्यादा देना पड़ता है ना। That's why these are also at a high risk of developing vitamin B2 deficiency। तो बेटा प्रेगनेंसी भी एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज अ रिस्क फैक्टर। क्या है? रिस्क फैक्टर। देन ड्रग इंटरेक्शन, एग्जांपल प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ क्लोरोप्रोमेजीन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ड्रग इंटरेक्शन से पता क्या होता है? या तो हो सकता है कि वो जिसको भी ट्रीट करने के लिए दिया गया हो वो उसको तो ट्रीट कर रहा है उस पैथोलॉजी को, लेकिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अफेक्टिंग दैट कैरियर प्रोटीन ऑल्सो, जिससे विटामिन B2 एब्जॉर्ब हो रहा है। एक चीज़ याद रखना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ऐसा नहीं होता कि जिस कैरियर प्रोटीन से बेटा ग्लूकोज आ रहा है फ्रक्टोज भी उसी से आ जाएगा, अमाइनो एसिड भी उसी से आ जाएंगे, B1 B2 उसी से आ जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ईच एंड एवरी वन हैज़ इट्स सेपरेट कैरियर प्रोटीन, maybe that drug might interact with glucose absorption, it can interact with B6 absorption, it can slow down B2 absorption also। कई बार ऐसा भी होता है, मान लो उस ट्रांसपोर्टर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो ब्लड में जो बेटा B2 है आपके राइबोफ्लेविन, ये ड्रग उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स। एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज नाउ एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो उससे बेटा राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है। समझ आई बात? इसीलिए जब भी कोई ड्रग दी जाती है ना बेटा, बहुत रैशनली दी जाती है, इसीलिए इतने क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। इसीलिए आपको कोई भी ड्रग ऐसे ही नहीं दे दी जाती। समझ आई बात? इस वजह से आगे देखते हैं डायग्नोसिस कंफर्मेशन, क्लिनिकल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्टम्स। बेटा B2 की डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होता है?
मोस्ट इजी एंड एफिशिएंट वेज टू डू फिजिकल एग्जामिनेशन। कौन सा? फिजिकल एग्जामिनेशन। ग्लोसाइटिस दिख रहा है, चिलियाइटिस दिख रहा है, दैट्स इट, खत्म। लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मुझे तो रिपोर्ट देखनी है, तो बेटा ये 2 टेस्ट होता है, इनसे रिपोर्ट मिल जाएगी आप, इससे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन साइंस आर मोर देन इनफ, बट इफ यू वांट टू कंफर्म दीज 2 टेस्ट आर फॉर लैब फाइंडिंग्स। देन ट्रीटमेंट। B2 डेफिशिएंसी बेटा ट्रीट कैसे की जाती है? कैसे ट्रीट करी जाएगी बेटा? B2 सप्लीमेंट देना और रिस्क फैक्टर मैनेज करना है। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर हियर? क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। कौन सा? क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। समझ आई बात? चलो ये वाला केस देखो, पढ़ो और बताओ व्हाट इज द डायग्नोसिस है। 28-year-old प्रेग्नेंट वुमेन, 3rd ट्राइमेस्टर। कौन सा? 3rd ट्राइमेस्टर। comes to obstetric clinic with complaints of tingling and numbness in her hands and feet, generalized weakness and blurry vision at night. She follows a strict vegetarian diet and avoids dairy product due to lactose intolerance. Due to lactose intolerance. थोड़ा complicated case है, थोड़ा complicated case है. First of all, she is pregnant. Then बेटा वो lactose intolerant है and she is a complete vegetarian. ठीक, यानी कि वो डाइट में और सप्लीमेंट्स ले नहीं सकती बिकॉज शी इज वेजिटेरियन। ओके, ऊपर से लैक्टोज इंटॉलरेंट ऑल्सो, तो मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स भी नहीं ले पाएगी। ड्यू टू हर लैक्टोज इंटॉलरेंस बेटा शी इज सफरिंग फ्रॉम दैट ब्लरी विजन, बट शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस कंप्लीटली। ब्लरी विजन लिखा है इसलिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है बेटा, ऐसा आपको गड्ढे में गिरा जाता है, बचो इनसे, ठीक है। पे अटेंशन टू द स्मॉल डिटेल्स। आपको 100 डिटेल्स जानबूझ के ही दी जाएंगी बेटा, आपको उनमें से एक काम की डिटेल चूज करनी है, जो ये थी, पेल कंजक्टिवा, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस एंड डिक्रीज वाइब्रेटरी सेंसेशन इन हर लोअर लिम्स। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स कितना देखो बेटा, हीमोग्लोबिन कितना है? 9.5, ठीक। MCV कितना है? फेम्टोलीटर, ठीक है। हाउ मच इज फेम्टो? कितना होता है फेम्टो बेटा? पीको इज आई थिंक 10⁻⁻12 या 9, हाँ 12, 9 इज नैनो, देन 12 इज पीको एंड 15 इज फेम्टो। यस, हाँ आप पता चलना चाहिए मेरी फिजिक्स कितनी खराब थी। देन सीरम फेरिटिन बेटा, सीरम फेरिटिन कितना है देखो, 60 नैनोग्राम पर ml, 60 नैनोग्राम पर ml. Then peripheral smear, normochromic normocytic RBCs with basophilic stippling. Then what is the likely cause of her symptoms? अब यहाँ आइए, the patient is likely suffering from why? Because the lady is pregnant. The lady is pregnant. प्रेग्नेंट है तो बेटा हर चीज की डिमांड उसकी बॉडी में ऑलरेडी बढ़ी हुई है, डिमांड इज इंक्रीज्ड, इंक्लूडिंग राइबोफ्लेविन ऑल्सो, इंक्लूडिंग राइबोफ्लेविन। अब बेटा उसे ब्लरी विजन क्यों आ रहा पता है? शी इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, शी इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, दैट इज व्हाई शी कैन नॉट टेक एनी डेयरी प्रोडक्ट, जिससे विटामिन ए उसे कुछ हद तक मिलता रहेगा। ओके, then riboflavin is essential for iron metabolism and its deficiency can lead to impaired hemoglobin synthesis, normocytic normochromic anemia. It is required for activation of vitamin B6 which is necessary for heme synthesis. Please read these 2 lines once again loudly. Remember, hemoglobin क्या है बेटा? hemoglobin एक complex structure है। क्या है? complex structure। इसके 2 पार्ट है, कौन कौन सा? फर्स्ट इज हीम, सेकेंड वन इज ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है बेटा? ग्लोबिन इज प्रोटीन, ग्लोबिन इज प्रोटीन। और प्रोटीन कैसे बनता है बॉडी में? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। किसी भी प्रोटीन का बेटा ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। mRNA बनता है उस प्रोटीन का, राइबोसोम जुड़ते हैं, वो प्रोटीन ट्रांसलेट हो जाता है। समझ आया? हीम बेटा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, हीम इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसका सिंथेसिस अलग से होता है। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आगे आएगा, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप याद होना चाहिए हीम सिंथेसिस का। रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज कौन कौन से 2 याद है किसी को? बताया था मैंने क्लास में।
Yes, one is glycine and second is succinyl coenzyme है. Yes, first one is glycine and second is succinyl coenzyme है. इनके कंडेंसेशन से क्या बनता है बेटा? डेल्टा ALA. क्या बनता है? डेल्टा ALA, शॉर्ट फॉर्म फॉर डेल्टा अमाइनो लेव्युलोनिक एसिड. ठीक है, कठिन नाम है, अभी डेल्टा ALA याद रखना. ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A प्लस ग्लाइसिन क्या बनाता है? डेल्टा ALA. क्या बनाता है? डेल्टा ALA. ये किसके सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है बेटा? हीम सिंथेसिस का. ठीक है, हीम सिंथेसिस का. अब उसके लिए आपको B6 चाहिए. क्या चाहिए? B6. फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा ALA यू रिक्वायर बेटा विटामिन B6. लेकिन B6 को एक्टिवेट कौन कर रहा है? हु इज एक्टिवेटिंग B6? पीछे देखो, ये इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ विटामिन B6. कौन सा? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन. तो बेटा जब तक राइबोफ्लेविन नहीं होगा ना, B6 अपनी कोएंजाइम फॉर्म में नहीं आएगा. किस में नहीं आएगा? कोएंजाइम फॉर्म में या एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा. जब तक वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा बेटा, तब तक वो रिएक्शन कैटेलाइज नहीं कर पाएगा. तब तक आपका हीम सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप नहीं हो पाएगा. अंडरस्टूड? तो B2 की डेफिशिएंसी से भी आपको एनीमिया हो सकता है. क्यों? क्योंकि B6 एक्टिवेट ही नहीं होगा. अंडरस्टूड? ऑफ ऑल द 12 विटामिन्स आपको मैंने बताया था ना विच वन वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. B1, B6, B9, B12. विटामिन्स वो अलग पड़ जाता है, वो नंबरिंग से थोड़ा अलग पड़ जाता है. लेकिन फिर भी अगर आपको इन सब में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर टाइम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हॉल के बाहर अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, तो B6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. याद रखो. कौन सा? B6. कुछ लोग कहते हैं B9, कुछ कहते हैं B12. इन माई अंडरस्टैंडिंग इट इज B6. नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंक्लूड. व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेटा? समझिए इस बात को. सुना, व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस? समझ आया? पता है? देखो, एल्केप्टोन्यूरिया का केस याद है बेटा? वेट बियरिंग जॉइंट्स में वहां भी पेन हो रहा था एल्केप्टोन्यूरिया में. ठीक, गाउट में भी हो रहा था. किसमें? गाउट में भी. लेकिन क्या था जो एल्केप्टोन्यूरिया के पेन को गाउट के पेन से अलग कर रहा था? उसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशियल डायग्नोसिस. जैसे जॉइंट्स के पेन हो रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा दैट दिस पेन इज ड्यू टू एल्केप्टोन्यूरिया और आर्थराइटिस या गाउट? उसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशियल डायग्नोसिस. समझ आई बात? जैसे एनीमिया बहुत वजह से होता है. अब बेटा वो आयरन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, B2 की डेफिशिएंसी से, B6 की डेफिशिएंसी, हमें ये पता करना है. दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस. ठीक है, डायग्नोसिस बनाना बेटा एक चीज़ होती है, उसको डिफरेंशिएट करना एक और सेपरेट चीज़ होती है. सो लेट्स सी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा फेरिटिन लेवल नॉर्मल है. फेरिटिन लेवल इज नॉर्मल. देन B12 डेफिशिएंसी क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा B12 की डेफिशिएंसी में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है और MCV बढ़ जाता है. ओके, मुबशर समझ आ रहा है ना बेटा? ठीक. देन फोलेट डेफिशिएंसी क्यों नहीं है? फोलिक एसिड कौन सा होता है? B9. बिकॉज इट ऑल्सो प्रेजेंट्स मैक्रोसाइटोसिस, यानी कि उसमें भी साइज बढ़ जाता है. देन डायबिटिक न्यूरोपैथी क्यों नहीं है? वाई डायबिटिक न्यूरोपैथी इज नॉट देयर? क्योंकि बेटा अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी होती तो उसके यूरिन में बेटा कीटोन बॉडीज होती. देयर मस्ट बी रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट इन दैट. और डायबिटीज़ के तो और भी बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आपको मिल जाते हैं, लाइक एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, HbA1c रिपोर्ट्स, बहुत सारे होते हैं. ठीक है. मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे बताओ? चढ़ा दो राइबोफ्लेविन का सप्लीमेंट. इसका मैनेजमेंट सबसे इजी होता है, ठोक दीजिए राइबोफ्लेविन सप्लीमेंट. पर कितना ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. कितना? 10 to 15 mg पर डे ओरली. 10 to 15 mg पर डे ओरली. न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कीजिए और एनीमिया को मॉनिटर कीजिए. ओके. अब याद रखिएगा, जहां ग्लोसाइटिस दिख गया ना, दिमाग बंद हो जाना चाहिए वहां पे. जस्ट मार्क राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी. चलिए आगे देखते. A 45-year-old male known alcoholic
presents with OPD with complaints of chronic diarrhea, skin lesions on sun exposed area and forgetfulness over the last few months. ठीक है. On examination he was hyperpigmented, rough scaly skin over his hands and neck. His tongue appears beefy red and he seems confused during history taking. क्या? Why? Why it is pellagra? क्या? Yes, good. Because it is showing which symptoms? कौन से बेटा बोलिए. नहीं, सिन्हा ने ठीक बोला. वो दो 3Ds कौन कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट वन इज डिमेंशिया या डायरिया, सॉरी डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड थर्ड इज डिमेंशिया. ठीक है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया. और एक किसकी डेफिशिएंसी में होता है बेटा? B3. किसकी डेफिशिएंसी में? B3. तो क्या है बेटा इसका डायग्नोसिस? क्या है? हाँ, ही इज सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा बट ड्यू टू विच डेफिशिएंसी? नायासिन. किसकी डेफिशिएंसी है? नायासिन, विटामिन B3. नायासिन की एक्टिव फॉर्म क्या होती है? कोई नहीं बोलेगा, आप बताइए. व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म फॉर नायासिन बेटा? और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NADP इन बॉडी? क्या काम होता है बेटा? कहाँ यूटिलाइज होता है NADP? रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, जहाँ FADH2 यूटिलाइज हो रहा है. FADH2 से बेटा 1.5 ATP मिल रहा है. NADP से कितना मिलता है? NADH, उससे भी 2.5 मिल रहा है आपको. ठीक है ना? रिडॉक्स रिएक्शंस. तो यहाँ पे आपने देखो किन फिजिकल साइंस से पता किया कि ये पेलेग्रा से सफर कर रहा है. कौन कौन से फिजिकल साइंस मिले? देखो बेटा, ये क्रॉनिक डायरिया, द फर्स्ट D. कौन सा? क्रॉनिक डायरिया. दूसरा क्या है? देखो बेटा, स्किन लेजन्स ऑन सन एक्सपोज्ड एरिया, यानी कि डर्मेटाइटिस. ठीक. एंड फॉरगेटफुलनेस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, डिमेंशिया. ठीक है ना? तो तीनों D मिल गए आपको यहाँ पर. लेकिन अगर आपने एक और चीज नोट की हो ना, जो इनसे भी बड़ा सिम्टम है, वो किसी ने नोट नहीं किया. पता है क्या? क्या क्या? ये देखो बेटा, हाइपर पिगमेंटेड रफ स्केली स्किन ओवर हिज हैंड्स एंड नेक. पता है इसको क्या बोलता है? दिस इज कॉल्ड कैजल्स नेकलेस. कौन सा? कैजल्स नेकलेस. व्हिच वन? कैजल्स नेकलेस. ये पेलेग्रा का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है. 3Ds भी मत देखिए आप, जस्ट लुक फॉर कैजल्स नेकलेस. ठीक है, चलो. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट? जैसा कि आप सबने बताया, नायासिन की डेफिशिएंसी. विच विटामिन इज डेफिसिट? नायासिन. व्हिच वन? नायासिन. एंड द डिजीज इज पेलेग्रा ड्यू टू नायासिन डेफिशिएंसी. What are the characteristic clinical features of pellagra? ये देखो, diarrhea, dermatitis and dementia. A fourth D, death occurs if untreated. If untreated. तो ये दूसरा है बेटा, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ हो जाएगी. पहला कौन सा था? कौन सा था पहला? थायमीन. कौन सा? थायमीन. वर्निकेज कोरेस्कॉफ सिंड्रोम बेटा, वर्निकेज सिंड्रोम अनट्रीटेड रहेगा, किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? कोरेस्कॉफ सिंड्रोम में. और बेटा अगर वो भी अनट्रीटेड रहेगा, अल्टीमेटली कोमा एंड डेथ. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग पेलेग्रा? वंस अगेन, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म. कौन सा? क्रॉनिक एल्कोहलिज्म. देखो, जो भी डिस्कस करना है मेरे से करो, ठीक है, या मेरे से पूछ के करो, आपस में नहीं. तो which were the other vitamins which were getting affected in chronic alcoholism? बोलिए. B1 बोलिए, पर कॉमन नाम भी बोलिए बेटा उसका. नाइस. अभी तक 3 हो गए. ठीक है, अभी तक 3 हो गए. तो अल्कोहल किस किस का बेटा अपटेक इफेक्ट कर रहा है? फर्स्ट वन इज थायमीन. सबसे ज्यादा इफेक्ट थायमीन का आ रहा है. दूसरा
Riboflavin. And third one is niacin. Malnutrition seen in poverty, anorexia and restrictive diets. बट डाइट में ही अगर आप नहीं लेंगे नायासिन, नायासिन किससे बनता है? नायासिन का बेटा प्रीकर्सर कौन होता है? माई बेस्ट विशेस फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म टेस्ट. अब देखो बेटा, जब माल न्यूट्रिशन होगा तो जाहिर सी बात है डाइट में नायासिन भी कम आ रहा है और डाइट में ट्रिप्टोफन भी कम आ रहा है. ठीक है, तो इस वजह से बॉडी में ट्रिप्टोफन की या नायासिन की बेटा कमी होती जाएगी. देन कार्सिनॉइड सिंड्रोम. कौन सा? कार्सिनॉइड सिंड्रोम. विच सिंड्रोम? कार्सिनॉइड सिंड्रोम. बेटा ये मैंने पहले भी बताया था, सुना है पहले, when we were discussing clinical cases on amino acid metabolism. I have explained you कार्सिनॉइड मैकेनिज्म. उसमें मैंने आपको बताया था ट्रिप्टोफन बेटा कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है बॉडी में. इन विच ऑल पाथवेज ट्रिप्टोफन इज यूटिलाइज्ड. उसमें से एक पाथवे बेटा ये था. कौन सा? कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो होता है. जब कार्सिनॉइड सिंड्रोम होता है ना बेटा, तो एक सेपरेट पाथवे खुल जाता है ट्रिप्टोफन के मेटाबॉलिज्म का. उसमें क्या होता है? एक्सेस ट्रिप्टोफन इज कन्वर्टेड टू सीरोटोनिन. किसमें? सीरोटोनिन, रिड्यूसिंग नायासिन अवेलेबिलिटी. देखो नायासिन भी तो बेटा ट्रिप्टोफन से बन रहा है. ठीक, नायासिन किससे बन रहा है? ट्रिप्टोफन से. अब बॉडी को एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है सीरोटोनिन की. ठीक, बॉडी उतना ट्रिप्टोफन यूटिलाइज कर लेगी और उससे जितना रिक्वायर्ड है उतना सीरोटोनिन बना देगी. लेकिन बेटा कार्सिनॉइड सिंड्रोम में पता क्या होता है? लेट अस से आपको 100 यूनिट रिक्वायर्ड है सीरोटोनिन की. ठीक, लेकिन बेटा बॉडी बना रही है 500, 600, 800, 1000 यूनिट, जितना रिक्वायर्ड भी नहीं है. उस केस में क्या होगा? सारा ट्रिप्टोफन बेटा सीरोटोनिन बनाने में यूटिलाइज हो जाएगा. ओके, एंड देयर विल बी very less availability for synthesis of niacin. इसलिए बेटा नायासिन की कमी हो जाती है. अंडरस्टूड? हार्ट नर्व्स डिजीज. हार्ट नर्व्स डिजीज वंस अगेन बेटा ट्रिप्टोफन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि नायासिन बेटा आपका जुड़ता है ट्रिप्टोफन से. ठीक है. डिफेक्टिव ट्रिप्टोफन एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन एंड किडनीज. defective tryptophan absorption from intestine and kidneys. ओके, अगर वहाँ से बेटा ट्रिप्टोफन का एब्जॉर्प्शन कम होगा या होगा ही नहीं, तो बेटा बॉडी में नायासिन सिंथेसिस बहुत कम होगा. देयर विल बी वेरी लो नायासिन सिंथेसिस. तो जितना आपको NAD वगैरह चाहिए होगा उतना नहीं बनेगा, उतना नायासिन नहीं मिलेगा. तो इससे क्या होगा? पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स आने लग जाएंगे बॉडी. देन प्रोलॉन्ग्ड आइसोनायाजिड थेरेपी depletes pyridoxine needed for niacin synthesis. इसीलिए मैंने कहा था बेटा B6 इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ B2 के साथ जुड़ के बेटा एनीमिया कॉज कर रहा था, एंड हेयर इट इज ऑल्सो लिंकिंग अप विद B3. किसके साथ? B3. कैसे? प्रोलॉन्ग्ड आइसोनायाजिड थेरेपी depletes pyridoxine needed for niacin synthesis. In isoniazid therapy, जब बेटा टीबी वगैरह होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, तो ड्रग दी जाती है. तो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, व्हेन देयर इज आइसोनायाजिड थेरेपी गोइंग ऑन, स्पेशली इन ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें क्या होता है बेटा? B6 की डेफिशिएंसी होने लग जाती है बॉडी में. किसकी डेफिशिएंसी? आइसोनायाजिड थेरेपी. व्हाट हैपेंस बेटा? देयर इज नो और वेरी लेस सिंथेसिस ऑफ नायासिन, because B6 is required for niacin synthesis also. बेटा ट्रिप्टोफन से नायासिन का सिंथेसिस अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ आपको B6 भी रिक्वायर्ड होता है. कौन सा? B6. लेकिन वो B6 तो बेटा डिप्लीट हो गया टीबी ट्रीटमेंट में जो हमने ड्रग दी. दैट्स वाई नायासिन सिंथेसिस ऑल्सो स्टॉप्स. अंडरस्टूड? Then, what is the biochemical basis of niacin deficiency? Niacin is precursor for NAD, NADP, which are essential for cellular respiration and energy metabolism. Energy metabolism. 2.5 ATP we get. अभी ये रिसेंटली चेंज हुआ है 2.5 ATP. मेरे पास बहुत पुरानी बुक्स हैं, उसमें आज भी 3 ATP लिखा हुआ है. FAD पे 2 ATP लिखा हुआ है. Do you know why it is changed? बिकॉज पहले माना जाता था दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
is perfectly efficient. It has 100% efficiency. अब recent thermodynamic studies में ये पता चला है बेटा, it is not completely efficient. कुछ electrons leak हो जाते हैं, and that is why जो net outcome आया ना बेटा, वो पता चला it is equivalent to 1.5 and 2.5. That is why it is changed. It is synthesized endogenously from tryptophan. कौन सा? Niacin. Which one? Niacin. बेटा tryptophan से बन रहा है endogenously. Requires B6S cofactor. Which one? B6S cofactor. Deficiency impairs ATP production, leading to symptoms in high energy requiring organs, brain, skin, and gut. Which is the largest organ of the body? Skin. Remember. Which is the largest gland of the body? It is liver. That is why I have asked you gland. And which is the largest endocrine gland? How do you confirm the diagnosis of niacin deficiency? Beta, remember, in all water soluble vitamins you require largely no lab reports. Okay? Only physical examination is more than enough for diagnosis. यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? नायसिन की डेफिशिएंसी में क्या देख के डायग्नोस किया था आपने? 3Ds. कौन सा? 3Ds. डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया. और अगर आप चौथा ऐड कर दे, दैट इज कैजल्स नेकलेस ऑल्सो. द कैजल्स नेकलेस इज ऑल्सो देयर. ठीक है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन? बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा? चढ़ा दो बेटा नायसिन. ठीक है, चढ़ा दो. लेकिन रिमेंबर, कितना देना है ये याद रख लेना. हाउ मच यू हैव टू गिव, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. 50 to 500 mg per day. ओके, एज पर द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज. समझ आया? देन करेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग कॉज. एग्जाम्पल अल्कोहल सेसेशन एंड डाइटरी इंप्रूवमेंट. अल्कोहल सेसेशन एंड डाइटरी इंप्रूवमेंट्स. Lastly, supportive care, hydration, treatment of diarrhea and neuropsychiatric symptoms. Okay? किसी को डाउट बेटा नायसिन डेफिशिएंसी में? Anyone having any doubt so far? B1, B2 and B3. किसी को डाउट है अभी तक? चलिए. A 30-year-old male presents to outpatient department with complaints of persistent fatigue. Persistent फटीग. जिस कंडीशन में आप लोग रहते सारा दिन, थके थके से एकदम हमेशा, है ना? रहते हैं ना थके थके से? मैं भी. पर फर्क है ना यार, मेरी और तुम्हारी उम्र में फर्क है. ठीक, तुम इस उम्र में थकोगे तो मेरी एज तक आता आता क्या होगा? तुम तो बेड पकड़ लोगे यार. इरिटेबिलिटी, नंबनेस and tingling in his feet. tingling sensation समझते हो बेटा? मुबशर, tingling sensation समझते हो? होता ना, जिससे मान लो कई बार जैसे आपका पैर रह जाता है, कहीं हाथ रह जाता है, तो ये सडनली मूव होता है, tingling sensation है. That he mentioned that he has been experiencing frequent burning sensation in his legs. Frequent burning sensation in his legs. Especially at night. On further questioning, he reports a history of highly restrictive diet due to a self-imposed weight loss regimen. Laboratory investigations show normal blood counts but revealed mild hypoglycemia and increased urinary excretion of ketone bodies. अजीब सा केस है. देखो, ये नॉर्मली बेटा अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज होती हैं तो आदमी के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? डायबिटीज. लेकिन यहाँ पे तो बेटा हाइपोग्लाइसीमिया है. यहाँ पे तो कहानी ही उल्टी होगी सर. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक समझ आया बेटा कि डायबिटीज के कीटोन यूरिया में और उसके कीटोन यूरिया में क्या फ़र्क है? यहाँ पे बेटा हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ में हाइपरग्लाइसीमिया होता है. ठीक है, तो बोलिए, विच वाइटामिन इज डेफिसिट?
बी वाई बर्निंग सेंसेशन क्या, ये सिम्टम होता है B5 का, पक्का ये B5 का सिम्टम होता है? बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग इट इज B5 डेफिशिएंसी? किसी का कोई ओपिनियन ही नहीं है। अरे तुक्का क्यों मार रहा है, ये ठीक कह रहा है, इट इज B5। कौन सा B5? बेटा व्हाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर आंसर? मैं तुमको एक बात बताता हूं, प्लीज क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप इसे B6 बोल दे, B5 बोल दे, बेटा इट डज नॉट मैटर मच। बेटा गुस्सा पता है यार, दैट स्लाइट सेंस ऑफ इरिटेशन कब आती है? जब आपसे मैं गलती से पूछ लेता हूँ ना बेटा व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ FPG, तो 1 साल पढ़ने के बाद आप वो भी नहीं बता पाते। ठीक है बेटा, ये तो सीखने के लिए बैठे हैं आप, ठीक है यहाँ कर लो गलती, ताकि वार्ड में गलती कम से कम हो। पर बेटा वार्ड में जाके अगर ये सीखोगे कि FPG की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो वहाँ से भी फिर दिक्कत हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। ओके, इट इज B5। गलत आंसर भी दो बेटा तो कॉन्फिडेंस के साथ दो, कई बार एग्जामिनर भी डर जाता है, मैं तुमको बता रहा हूँ। यस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट बेटा, जब मैंने फर्स्ट ईयर में फिब्यूला उठा ली थी, मुझे कुछ नहीं आता था सच में। वो शी वॉज फ्रॉम KGMC, वो देख के डर गई, इसकी बहुत तैयारी लग रही है यार, इसने फिब्यूला उठा ली, वो भी राइट हैंड। मैम राइट हैंड की है, राइट लेग की है। देखिए देखो इसमें क्या आपका क्लासिकल सिम्टम होता है इन B5 डेफिशिएंसी। B5 का नाम क्या होता है बेटा? इट इज पेंटोथेनिक एसिड, इट इज पेंटोथेनिक एसिड। एंड व्हाट इज द अदर नेम फॉर दैट पेंटोथेनिक एसिड? कोएंजाइम, एक्टिव फॉर्म बेटा, द एक्टिव फॉर्म। अभी तक किस किस का बेटा एक्टिव फॉर्म पढ़ा हमने? B1 का क्या था? TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। B2 का क्या था बेटा? FAD-FMN। B3, B5 कोएंजाइम है बेटा, इसकी एक्टिव फॉर्म होती है कोएंजाइम, पेंटोथेनिक एसिड। इसका बेटा कार्डिनल सिम्टम जो होता है ना फिजिकल एग्जामिनेशन पर डायग्नोसिस का, वो ये होता है, ये एक्सपीरियंसिंग बर्निंग सेंसेशन इन हिज लेग्स स्पेशली नाइट। ठीक है, ज़्यादा सिम्टम्स बेटा इसके पैरों में ही मिलते हैं। ओके चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द बायोकेमिकल रोल ऑफ विटामिन B5 इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म? ठीक है चलो देखते हैं। विटामिन B5 और पेंटोथेनिक एसिड इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। किसका? कोएंजाइम ए। बेटा बायोकेमिस्ट्री में 4 रिएक्शन पढ़ते हो ना, 3 में कहीं ना कहीं कोएंजाइम ए मिल जाएगा, कोएंजाइम ए। तो सोचिए हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस थिंग इज। ठीक है, तो अगर बॉडी में पेंटोथेनिक एसिड की कमी हुई तो कहाँ कहाँ पे उसका इफेक्ट आ सकता? सोचिए, सबसे पहला तो एसिटाइल कोएंजाइम है बेटा, 2 कंपोनेंट है, वन इज द एसिटाइल पार्ट एंड देन वन इज द कोएंजाइम ए पार्ट। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा। अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा तो बेटा ग्लूकोज कहाँ तक आके रुक जाएगा? बेटा ग्लूकोज पायरूवेट पे आके रुक जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। कहाँ पे? पायरूवेट में। जब आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए ही नहीं बनेगा तो बेटा कहाँ से वो TCA में जाएगा, कहाँ से NAD FAD जनरेट होगा? ठीक है, देन सेकेंड एसाइल कोएंजाइम ए। जब फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे आप एसाइल कैरियर प्रोटीन्स उसमें। ठीक है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। किसका? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बेटा, उसमें एक चीज होती है HMG कोएंजाइम ए। कौन सा? HMG कोएंजाइम ए इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। किसका? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस। अगर बेटा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए तो क्या असर दिखेगा पता है? सबसे पहला इफेक्ट आएगा बेटा स्टेरॉइड हार्मोन्स पे। किस पे? स्टेरॉइड हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल द बेस्ट वन इज कॉर्टिसोल। कौन सा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का काम क्या होता है बेटा? ब्लड ग्लूकोज एलिवेट करना। किसका?
ब्लड ग्लूकोज एलिवेट करना, इसीलिए कुछ हद तक लगता है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया इसी वजह से। फिर और क्या काम होता है बेटा कोलेस्ट्रॉल का, सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, जो किस पे असर डालेगा बेटा, फैट इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। फिर तीसरा काम क्या होता है इंपॉर्टेंट बेटा कोलेस्ट्रॉल का, माइलिन शीथ सिंथेसिस। न्यूरॉन्स की बेटा नई माइलिन शीथ नहीं बनेगी, जिससे क्या होगा न्यूरोपैथी होगी स्टेडीली, समझ आई बात। और ये इफेक्ट सिर्फ तब होंगे जब कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी बॉडी में, किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। और वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा पेंटोथेनिक एसिड की कमी है, किसकी, पेंटोथेनिक एसिड, क्योंकि हमें बीच में HMG कोएंजाइम ए चाहिए ना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए, तो बेटा वो कोएंजाइम ए क्या है, दैट इज पेंटोथेनिक एसिड। ओके, ये तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल वाले पार्ट का मैं तुमको बता रहा हूँ कितना फर्क आ जाएगा। और सोचो, चलो देखते हैं आप। हाँ ये तो मैं भूल ही गया, TCA साइकिल बेटा, क्रेब्स साइकिल कितने आते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम है, ये तो बेटा स्टार्टिंग मटेरियल है, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम है। अच्छा किसी को अगर बीटा ऑक्सीडेशन याद है, क्या बीटा ऑक्सीडेशन, उसमें एक चीज आई थी मेलोनिल कोएंजाइम है, कौन सा, मेलोनिल कोएंजाइम है, कहाँ आया था याद है बेटा, ऑड चेन फैटी एसिड में, किसमें, देखो जो इवन चेन है, लेट अस से 16 कार्बन है, उसका बीटा ऑक्सीडेशन पता है कैसे होगा, 2 कार्बन चेन से टूट जाएंगे, दे वुड बी कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम है, किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम है, पीछे कितना बचेगा, 14 कार्बन चेन, कितना, 14 कार्बन चेन। अब उसका दोबारा बीटा ऑक्सीडेशन होगा, फिर 2 उसमें से टूट जाएंगे, दैट 2 कार्बन विल फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम है, पीछे कितने बच गए, 12, फिर 2 निकलेंगे, कितने बचे, 10, 8, 6, 4, जब 4 होंगे तो बेटा हमें फिर 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिल जाएंगे और पूरा चेन मेटाबोलाइज हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी में 17 कार्बन है, किसी में 17 कार्बन है, भाई हमारे बस कंट्रोल में थोड़ी है, हो सकता है किसी में 21 भी हो, और लेटेस्ट से किसी में 17 है, तो पहला बीटा ऑक्सीडेशन होगा बेटा, 2 निकल जाएंगे, पीछे कितने बचे, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3। अब बेटा ये 3 मेटाबोलाइज करने के लिए पता क्या होता है, इसमें भी कोएंजाइम ए जुड़ता है, नेट इज कन्वर्टेड टू मेलोनिल कोएंजाइम है, कन्वर्टेड टू मेलोनिल कोएंजाइम। और इसके लिए पेंटोथेनिक एसिड तो लगता ही लगता है, इसके लिए बेटा विटामिन B9 भी लगता है, कौन सा, B9। तो जब B9 का केस डिस्कस करेंगे ना, तो बेटा वो ऑड चेन फैटी एसिड का केस रहेगा, तो उसको पढ़ के आइएगा। TCA cycle coenzyme A is involved in conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A by pyruvate dehydrogenase। सक्सेनाइल कोएंजाइम है बेटा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है TCA का। आगे देखिए, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, कोएंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन। मैंने बताया ना जो 2-2 टूटते जा रहे हैं, दोज 2 ब्रोकन पार्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम है, और पीछे जो चेन बची है वो फर्दर मेटाबोलाइज होती चली जाएगी। तो ये तो हो गया बेटा बीटा ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस, एंड फैटी एसिड सिंथेसिस आल्सो वाया HMG कोएंजाइम है, कौन सा, HMG कोएंजाइम, जिसमें एसाइल कैरियर प्रोटीन्स भी आते हैं। ओके, देन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या होता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। इवन एसिटाइल कोलिन फॉर्मेशन आल्सो रिक्वायर्स पेंटोथेनिक एसिड, क्या, पेंटोथेनिक एसिड, विच इज विटामिन B5, विटामिन B5। इतना आगे मत निकल जाना बेटा कि क्या पढ़ रहे हो वही भूल जाओ, पेंटोथेनिक एसिड पढ़ रहे हो अभी, समझ आई बात। देन डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन, कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट इन फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन सच एज एसिटाइलेशन। आपको पता है बेटा बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, ठीक, एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट हैपेंस इन लिवर, कहाँ पे, एंड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दैट डू अकर्स इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, पर बहुत स्मॉल फ्रैक्शन, मेजॉरिटी हैपेंस इन लिवर। डिटॉक्सिफिकेशन के बेटा 3 स्टेजेस होते हैं, कितने,
फर्स्ट वन इज फेज 1, देन फेज 2, और अगर फिर भी डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहा तो बेटा इट इज कंटिन्यू टू फेज 3। मेजॉरिटी में बेटा फेज 2 पे रुक जाता है। तो बेटा जो फेज 2 होता है ना डिटॉक्सिफिकेशन का, उसमें कोएंजाइम में यूटिलाइज होता है। क्या यूटिलाइज होता है? कोएंजाइम में। तो अगर पेंटोथेनिक एसिड की बेटा कमी हो जाए बॉडी में तो डिटॉक्सिफिकेशन पे भी फर्क पड़ता है। देन व्हाट आर द प्राइमरी बायोकेमिकल consequences of B5 deficiency? Now B5 deficiency leads to impaired energy metabolism. Why? Impaired energy metabolism क्यों हो रहा है? सोचो, एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं बनेगा बेटा, और जितना बन गया आगे सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी तो चाहिए टीसीए साइकिल में, वो कैसे बनेगा? बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि एचएमजी कोएंजाइम में नहीं बनेगा। तो इस वजह से एनर्जी मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आई। किसमें? एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये देखो, डेफिशिएंसी इफेक्ट्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पीडीसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि जहां पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। बेटा इसमें पीडीएच कॉम्प्लेक्स में और कौन सा विटामिन एक्ट कर रहा था? याद करो। यस, गुड। कौन सा विटामिन एक्ट कर रहा था बेटा? बी। कौन सा? थायामीन, B1। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाइपोग्लाइसीमिया। देखो बेटा इसमें हाइपोग्लाइसीमिया क्यों है? इसी वजह से है, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू यूटिलाइज ग्लूकोज प्रॉपरली। इसका मेजोरिटी ऑफ द ग्लूकोज जो है ना बेटा, वो पायरुवेट के लेवल तक तो ठीक ठाक आ गया, लेकिन ना वो आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो पा रहा है ठीक से, और जो हो रहा है बेटा वो टीसीए में जाके हैम्पर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए नहीं है। और बेटा इसमें उसकी स्टेरॉयड हार्मोन्स की भी कमी है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल का काम क्या होता है बेटा? ब्लड शुगर बढ़ाना। तो बेटा जब कम कॉर्टिजोल होगा तो ब्लड शुगर भी तो कम बढ़ेगा, इसीलिए ही इज सफरिंग फ्रॉम माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, रिमेंबर। देन डिसरेगुलेटेड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, reduced activity of fatty acid synthase and beta oxidation enzymes lead to symptoms such as burning foot syndrome. जब बेटा फैटी एसिड का सिंथेसिस कम होगा, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, तो बेटा उससे माइलिन शीथ के सिंथेसिस पे भी फर्क पड़ेगा। किसके? माइलिन शीथ के सिंथेसिस पे। आपको एक बात बताता हूं, देखो ये हाथ मूव कर रहा है ना, ठीक? देखो नथिंग इज परमानेंट बेटा। As I move my hands, there is certain wear and tear on my nerves. Certain wear and tear. Majority of the strain comes on the myelin sheath. किस पे? Myelin sheath पे। तो बेटा वो myelin sheath दोबारा regenerate हो जाती है PNS में, ठीक है? And that neuron more or less comes to its initial integrity. जितना डैमेज हुआ होता था ना बेटा, वो ऑलमोस्ट 99% रिपेयर हो जाता था, क्योंकि बेटा माइलिन शीथ वापस सिंथेसिस हो गई है। अब जब अपने पास पेंटोथेनिक एसिड की कमी है, किसकी? पेंटोथेनिक एसिड की, देयर आर लेस फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड का सिंथेसिस बॉडी में कम हो गया है, सो फैटी एसिड बेटा कम अवेलेबल है माइलिन शीथ सिंथेसिस के लिए, ठीक है? इसीलिए अगर कहीं बेटा माइलिन शीथ का वियर एंड टियर हो रहा है ना, तो वो उतना तेजी से रीजनरेट नहीं हो पाएगा जितना पहले हो रहा था। इसीलिए न्यूरॉन्स में स्लोली बट स्टेडीली एक सर्टेन डैमेज बेटा रोज होता चला जाएगा, और इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब वो सिम्टम्स बहुत तेजी से आपको आगे दिखने लगेंगे, जब एक बहुत डैमेज हो चुका होगा, ठीक है? अब दूसरा सवाल बेटा, ये पैरों में ही ज़्यादा क्यों होता है? देखो ये हाथ का मूवमेंट है, इस पे इतना फोर्स नहीं लग रहा, ठीक? इस पे इतना फोर्स नहीं लग रहा है बेटा, ज़्यादा फोर्स मेरे वेट बियरिंग जॉइंट्स पे आएगा। समझ आई बात? मेरे पैरों पे जो मसल्स हैं या नर्व्स हैं ना बेटा, दे आर एट अ ग्रेटर स्ट्रेस बिकॉज दे आर बियरिंग ऑल ऑफ माई बॉडी वेट। इसीलिए बेटा वहाँ वियर एंड टियर भी ज़्यादा हो रहा होगा। अगर मैं एक कदम आगे रखूँगा ना बेटा, तो उस पर वियर और टियर बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हाथ के सिंपल मूवमेंट्स। इस पर तो मुझे क्या करना है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यही तो होता है, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन। लेकिन अगर ये पैर मूव करेंगे ना बेटा, तो दे आर बियरिंग द कंप्लीट वेट, इसलिए यहाँ पे माइलिन का
डैमेज भी ज़्यादा होता है, और इसलिए आपको यहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस भी ज़्यादा चाहिए, जो यहाँ पे हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा पेंटोथेनिक एसिड अभी कम है। समझ आई बात? आई एम एक्सप्लेनिंग यू दीज थिंग्स इन डिटेल ना, क्योंकि इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। वाई बेटा बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग इज रिक्वायर्ड? क्योंकि अगर पेंटोथेनिक एसिड की कमी है ना, तो पता है इसके सिम्टम्स आपको कहाँ दिखेंगे? सिम्टम्स आपको वहीं दिखेंगे जो इसके प्रोडक्ट्स हैम्पर होंगे, लाइक फैटी एसिड सिंथेसिस, जिससे यानी कि मेनली कोलेस्ट्रॉल। पेंटोथेनिक एसिड की कमी से बेटा कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। तो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्ट क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज माइलिन, सेकेंड इज बाइल सॉल्ट्स, थर्ड इज स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो बेटा स्टेरॉयड हार्मोन का क्या क्या काम होता है वो अब काम नहीं होंगे, तो बेटा वो असर वहाँ दिखेगा। माइलिन का सिंथेसिस कम होगा बेटा। माइलिन का सिंथेसिस किस लिए रिक्वायर्ड होता है? फॉर प्रॉपर ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, या न्यूरोपैथी रोकने के लिए, तो बेटा वो वहाँ दिखेगा। बाइल सॉल्ट्स का क्या काम होता है बेटा? फैट डाइजेशन या फैट इमल्सिफिकेशन, तो वो फैट के मेटाबॉलिज्म में दिखेगा आपको। एसिमिलेशन, ऐसे पढ़ा जाता है इसे, ठीक है? इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लाइक B2 की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा था? सोचो। B2 was mainly required for oxidation reduction reactions, यानी कि एनर्जी बेटा सेल में कम जनरेट हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था? नहीं, ग्लोसाइटिस एंड अदर थिंग्स और फिजिकल सिम्टम्स, जिससे आपको बेटा लेथार्जी आ रही थी, ठीक है? ये ऐसे कनेक्ट होती है। दीज थिंग्स आर कनेक्टेड लाइक दैट। चलो आगे देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन, impaired synthesis of acetylcholine result in neurological symptoms including paresthesia and autonomic dysfunction. One more important concept, पेंटोथेनिक एसिड पे वापस आता है, न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन। यहाँ पे बेटा आप लोगों को गैप इसलिए दिया क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पता क्या? Although this would be taught in physiology, but at a very later time, जब बिल्कुल लास्ट चैप्टर आएगा ना वहाँ पे। लेकिन इस कंसेप्ट को आप अभी समझिए, जस्ट द कंसेप्ट बेटा। पता नहीं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर? सोचो। To carry the message across the synapse from one neuron to another. Check, that is a function of neurotransmitter. This is partially true. Along with that, the other function of neurotransmitter, do you know? Beta, it maintains the integrity and you can say the cellular health of neuron itself. बेटा अगर किसी न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाए ना, या बिल्कुल ही ना हो, that neuron starts to die. That neuron starts to die if it has less than a certain value of neurotransmitter. समझ आई बात? मान लो किसी में 100 पिकोलीटर न्यूरोट्रांसमीटर होना चाहिए, तब जाके उस न्यूरॉन की इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी। नाउ मान लो इट इज जस्ट 80 पिकोलीटर। कितना? 80, 20 लेस। Then that neuron starts to die slowly, रिजल्टिंग इन न्यूरोपैथी। तो न्यूरोट्रांसमीटर के बेटा दो काम होता है। फर्स्ट वन इज कैरिंग द इम्पल्स और द सिग्नल, सेकेंड इज मेंटेनिंग दैट इंटेग्रिटी ऑफ दैट न्यूरॉन। ओके, तो अगली बार कोई पूछे तो दोनों बताना। ऑल्दो दिस कंसेप्ट विल बी टॉट इन फिजियोलॉजी इन वेरी डिटेल बट एट अ वेरी लेटर स्टेज, लेकिन इसको आज याद रख लो। क्यों? क्योंकि बेटा पेंटोथेनिक एसिड किसके सिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है? एसिटाइलकोलिन। किसके? एसिटाइलकोलिन। एंड व्हाट इज एसिटाइलकोलिन? इट इज न्यूरोट्रांसमीटर। जब एसिटाइलकोलिन कम बनेगा तो बेटा न्यूरॉन के अपनी इंटेग्रिटी पे भी फर्क पड़ेगा। ओके, इसीलिए पेंटोथेनिक एसिड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया ना बेटा, 4 साइकिल पढ़ोगे ना, उनमें से 3 में कहीं ना कहीं कोएंजाइम में आपको मिल ही जाएगा। दैट इज वाई बेटा पेंटोथेनिक एसिड इज सो मच इंपॉर्टेंट। इसीलिए इस पे एम्फेसिस मेरा बहुत ज़्यादा है। देन आगे देखते हैं बेटा, रिड्यूस्ड हीम एंड स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। हीम सिंथेसिस पे कैसे फर्क पड़ेगा बेटा अगर पेंटोथेनिक एसिड कम है? बोलो। सक्सिनाइल कोएंजाइम में। कैसे? सक्सिनाइल कोएंजाइम में। देयर वुड बी लेस सक्सिनाइल कोएंजाइम में। दिक्कत हो रही है पढ़ने में, यू आर गेटिंग सम ट्रबल, है ना, in remembering all these things. It is even harder to teach beta. Do you know why?
because at any moment anyone can ask any question and I have to address that. It is my duty. आपको तो एक कंसेप्ट पढ़ना है बेटा, मुझे उसके बैकअप में 10 और तैयार रखने पड़ते हैं. Fortunately, this class does not ask any questions. So I am very relieved. But I have met some students. In my second year PG, there was one nursing batch. उसके शेड्यूल से बेटा मैं क्लासेस कटवाता था अपनी. They were so bright students. डर लगता था उनको फेस करने में, सच में. एंड आई कैन टेल यू, अभी शायद फाइनल ईयर में है वो, ईच एंड एवरी वन विल बी गेट सेलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट कॉलेज बेटा, रिमेंबर. वो इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं. आगे देखिए बेटा, हाउ डज विटामिन B5 डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट टू पेशेंट्स सिम्टम्स ऑफ फटीग, इरिटेबिलिटी एंड बर्निंग सेंसेशन इन लेग्स. B5 का बेटा चीफ डेफिशिएंसी से आपका जो कार्डिनल सिम्टम आ रहा था वो क्या था? बर्निंग सेंसेशन इन फुट, स्पेशली इन नाइट, स्पेशली इन नाइट. B1 का क्या था? B1 का था दानिश भाई, ठीक है, एटेक्सिया, निस्टैग्मिज्म, दैट ओके, वो था. B2 का क्या था? ग्लोसाइटिस, चिलियाटाइटिस. B3 हाँ, यू कैन से 3Ds. इसको और शॉर्ट कर दो बेटा, कैजल्स नेकलेस, और शॉर्ट कर दो. 3Ds इज इनफ, बट यू कैन से कैजल्स नेकलेस. B5, व्हाट इज B5 का क्या है? क्या? हाँ, बर्निंग सेंसेशन इन फुट, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट. ये फिजिकल सिम्टम्स याद रखना बेटा, क्योंकि इनके डायग्नोसिस में ना लैब रिपोर्ट नहीं लगेगी. ओके. फटीग एंड इरिटेबिलिटी बेटा, इसका रीजन क्या है B5 की डेफिशिएंसी में? ड्यू टू डिक्रीज्ड ATP प्रोडक्शन फ्रॉम impaired TCA cycle and fatty acid metabolism. Why ATP production is less? Tell me. In B5 deficiency. क्योंकि बेटा कोएंजाइम में कम है, एसिटाइल कोएंजाइम में कम बन रहा है. There is less succinyl coenzyme in TCA cycle. That is why ATP production is hampered. ATP production is hampered. Then reduced synthesis of steroid hormones may lead to stress intolerance and irritability. Stress hormones क्या होते हैं? मेरे ख्याल से वो पढ़ा होगा ना आपने, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो निकलते हैं. 3S होता है या 4S होता है? इट इज 3S. सॉल्ट रिटेंशन, स्ट्रेस इंटॉलरेंस एंड सेक्स हॉर्मोन्स. तो उसमें बेटा स्ट्रेस टॉलरेंस भी होती है. तो अगर आपका कॉर्टिजोल कम बन रहा है ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स, तो आप बेटा स्ट्रेस इंटॉलरेंट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? स्ट्रेस इंटॉलरेंट. योर बॉडी वोंट बी एबल टू टॉलरेट मच स्ट्रेस. एंड हियर आई डू नॉट मीन एनी मेंटल स्ट्रेस, इवन फिजिकल स्ट्रेस ऑल्सो बेटा. जैसे मान लो आपको इमीडिएटली कहीं भाग के जाना है, आपको दिक्कत आ जाएगी. यू विल फेस ट्रबल इन दैट. ओके, दैट्स व्हाई. देन बर्निंग सेंसेशन इन लेग्स. बर्निंग सेंसेशन इन लेग्स. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी. पेरिफेरल न्यूरोपैथी बेटा, ये क्यों हो रही है पेरिफेरल न्यूरोपैथी? मैंने 2 रीजन बताए थे. वन इज improper myelin synthesis, improper myelin synthesis, and second one is, second reason क्या बताया था बेटा? बेटा एक तो माइलिन सिंथेसिस था, उस न्यूरॉन को बेटा एनर्जी की भी तो रिक्वायरमेंट है. दैट न्यूरॉन ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, HMG कोएंजाइम ए, which is short in number, which is less in availability. तो बेटा एनर्जी प्रोडक्शन भी कम है. दैट्स वाई. ये देखो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्यू टू एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस एसेंशियल फॉर नर्व फंक्शन. अब बेटा न्यूरोट्रांसमीटर कम है तो दैट न्यूरॉन ऑल्सो गेट्स डैमेज्ड. दैट न्यूरॉन ऑल्सो गेट्स डैमेज्ड, जिसका फंक्शन मैंने आपको बताया था. अगर बेटा एक सर्टेन अमाउंट से कम न्यूरोट्रांसमीटर सेल में है, दैट इज डेंजरस फॉर द न्यूरॉन. That is dangerous for neuron. It starts degenerating. और जब बेटा न्यूरॉन डिजेनरेट होता है तो it results in neuropathy. Defective myelin synthesis. Defective myelin synthesis due to impaired fatty acid metabolism contributes to nerve damage and sensory disturbances.
Why does this patient have mild hypoglycemia and increased urinary ketones? बेटा इन दो लाइंस को अच्छे से लिख लो, ये वाइवा के बड़े फेवरेट क्वेश्चंस हैं, इनका रीजंस समझा नहीं सकते तो कम से कम याद जरूर रखना। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है बेटा? Why there is hypoglycemia? देखो, hypoglycemia results from impaired gluconeogenesis due to decreased availability of acetyl coenzyme A. acetyl coenzyme A. और कीटोन बॉडी क्यों है बेटा? Because fatty acid undergo beta oxidation but lack of coenzyme A limits complete oxidation leading to ketone accumulation. You should remember these two lines because there is a very high chance ये पूछ लिए जाते हैं. These are very favorite questions of examiners. Also, beta, this vitamin chapter ना, this vitamin chapter remember, इसे अच्छे से पढ़िएगा. Why? Because it can give you disproportionate number of marks. पता है? Why I am saying disproportionate? बेटा 2 घंटे अगर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स पढ़ लोगे ना, यू कैन एक्सपेक्ट 15 to 20 मार्क्स. पर बेटा 2 घंटे अगर आप प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो 5 नंबर का क्वेश्चन लग जाएगा. दैट इज वाई दिस वाइटामिन्स ना, दिस गिव्स यू डिसप्रपोर्शनेट मार्क्स. पूरा मेटाबॉलिज्म रिवाइज हो जाएगा आपका अगर आपने सब पढ़ लिया. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. First is urinary pantothenate levels, ठीक, decreased excretion suggests deficiency. Then second is erythrocyte coenzyme A levels, low in severe deficiency. Then serum acyl carnitine profile. Serum acyl carnitine profile may show abnormalities related to impaired fatty acid metabolism. And finally, plasma glucose and ketones. Hypoglycemia with ketosis supports metabolic dysfunctions. ठीक है. पैंटोथेनिक एसिड बेटा अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जितनी जगह जुड़ता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है थ्योरी में ना आए, पर बेटा इससे वाइवा बहुत होता है. पता है क्यों? वाई? दैट बर्निंग फुट सिंड्रोम ना बेटा, वो एक इंडियन ने डिस्कवर किया, प्रोफेसर थे वो, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए वाइवा में पूछ लिया जाता, उनका नाम भी पूछ लिया जाता. नाम पता है? पता कीजिएगा. देन व्हाट डाइटरी एंड फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस आर रिकमेंडेड फॉर ट्रीटिंग B5 डेफिशिएंसी. डाइटरी सोर्सेज देखो बेटा क्या है? होल ग्रेन्स, एग्स, मीट, डेयरी, लेग्यूम्स टू रिप्लेनिश पेंटोथेनिक एसिड लेवल्स. सप्लीमेंटेशन चढ़ा दीजिए B5 बेटा 100 से 500 mg पर डे. और सपोर्टिव मैनेजमेंट, इफ सिम्टम्स परसिस्ट ट्रीट न्यूरोपैथी विद B कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड पेन रिलीफ मेजर्स. ओके, ट्रीटमेंट इसका सबसे आसान होता है विटामिन डेफिशिएंसी का. जो डेफिसिट है चढ़ा दीजिए, लेकिन रिमेंबर कितना चढ़ाना है. ओके, लाइक बेटा थायमीन का क्या था? इनवर्निकेज एन्सेफलोपैथी 500 mg इनिशियली पर डे. ठीक है. राइबोफ्लेविन का कितना था बेटा? 10 to 15 mg ओरली. और ये भी याद रखना कि आईवी में कौन सा देना है और ओरली कौन सा देना है. दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट. चलिए आगे देखते हैं. अ 45-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, सब दारू वाले आए, प्रेजेंट्स विद इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन. अपॉन फर्दर एग्जामिनेशन ही हैज पेरिफेरल न्यूरोपैथी. कौन सी? पेरिफेरल न्यूरोपैथी. His diet consists mainly of processed food and lacks fresh vegetables. अरे ये तो अस मूवमेंट हो गया. Laboratory investigations show elevated homocysteine levels and decreased transaminase activity. Decreased transaminase activity. क्या होना चाहिए? हाँ ये सही है. पहले B1 था, फिर B2, B3, B5, ये B6 ही है. पढ़ लो एक बार अच्छे से. यस यस, शी इज एब्सोल्युटली राइट. शी इज एब्सोल्युटली राइट बेटा. बट द प्रॉब्लम इज कि वो आंसर इतना धीमा बोलती है ना कि वो सिर्फ मुझे ही समझ आता.
अच्छा है, उधर नहीं पहुंचता, लेट देम थिंक। ये भी एक चीज है बेटा, लेकिन ये ज्यादा बड़ा फैक्टर है जो आपने ठीक पकड़ा। बोलिए कौन सा डेफिसिट है? विटामिन बी। वाई? व्हाट इज ट्रांसअमाइनेशन? व्हाट इज ट्रांसअमाइनेशन? गुड बेटा, ट्रांसअमाइनेशन में अपना क्या लगता था? B6, याद आया? PLP। व्हाट इज द नेम फॉर विटामिन B6? पायरिडॉक्सिन। कौन सा? पायरिडॉक्सिन। व्हाट इज द कोएंजाइम और एक्टिव फॉर्म ऑफ दैट? PLP। कौन सा? PLP, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, रिमेंबर। देखो, थायमिन अपने में काम नहीं करेगा, राइबोफ्लेविन भी अपने में काम नहीं करेगा, नॉट इवन नायासिन, नॉट इवन पेंटोथेनिक एसिड, नॉट इवन पायरिडॉक्सिन, दे ऑल हैव टू बी कन्वर्टेड इन देयर एक्टिव फॉर्म। जैसे B6 को बेटा एक्टिव फॉर्म में कौन सा विटामिन कन्वर्ट कर रहा था? इट वाज B2। इसीलिए बेटा B2 की डेफिशिएंसी में एनीमिया भी हो रहा था, याद आया? देयर वाज एनीमिया इन B2 डेफिशिएंसी। चलिए ये देखते हैं, what biochemical role does vitamin B6 play in neurotransmitter synthesis? एक चीज नोट करी आप लोगों ने, यहाँ पे कोई इतने कंक्लूसिव फिजिकल साइंस नहीं है। कौन से? देयर आर नो कंक्लूसिव फिजिकल साइंस हियर। ट्रांसअमाइनेज एक्टिविटी बेटा लैब से ही पता चलेगी आपको, लैब रिपोर्ट में, जब ALT AST की रिपोर्ट आई, ठीक है? और होमोसिस्टीन लेवल भी बेटा वहीं से ही पता चलेगा। So for B6 there are no certain conclusive physical signs in this case, ठीक है? Laboratory investigation से ही पता चला हमें। Pyridoxal phosphate is a coenzyme for decarboxylation reactions। कौन सी? Decarboxylation। What is decarboxylation? Removal of CO2। Removal of CO2 necessary for neurotransmitter synthesis। Necessary for neurotransmitter synthesis। It is essential for conversion of, ये देखो क्या है बेटा, ये क्या है? ये क्या है? यस, गुड, अमाइनो एसिड। क्या है? अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसको ग्लूटामेट भी बोल देते हैं। इसके डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बन रहा है बेटा? गाबा, गामा अमाइनो गाबा एंटीब्यूटारिक एसिड, ठीक है? गाबा वाया ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज, ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज। सेकेंड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन। बेटा ये क्या है? अबे ये भी अमाइनो एसिड है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन, इवन दिस इज ऑल्सो अमाइनो एसिड। इससे देखो बेटा क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? सीरोटोनिन। क्या बन रहा है? सीरोटोनिन। रिमेंबर, गाबा इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS, ठीक है? सीरोटोनिन ऑल्सो इन CNS, याद आया? सीरोटोनिन भी बेटा CNS में होता है, PKU में और टायरोसिनीमिया में, याद होगा आपको, मैंने एक्सप्लेन किया था। देयर वर सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स विच वर इन्वॉल्व्ड इन CNS and certain other set of neurotransmitters which were involved in PNS, जिनकी कमी से बेटा किसी में CNS में न्यूरो। देन हिस्टिडीन। व्हाट इज हिस्टिडीन बेटा? ये भी अमाइनो एसिड होता है। इससे क्या बन रहा है? हिस्टामाइन। तो बहुत जाने माने नाम है ना, these names are very well known in the biochemistry circuit। Then deficiency leads to reduced level of GABA, serotonin, causing irritability, depression and सीजर्स। किसकी डेफिशिएंसी? यहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी की बात हो रही है? अरे B6 की। अरे तुम इफेक्ट पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो, पढ़ क्या रहे हो? तुमको यही तो कहता हूं बेटा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो अपना। क्या करो? बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो बेटा, दैट इज मोर रिक्वायर्ड। B6 की कमी से क्या नहीं होगा? डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। किसका नहीं होगा? ग्लूटामेट का, गाबा में नहीं होगा। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन से सीरोटोनिन में नहीं होगा। डोपा से बेटा डोपामीन में नहीं होगा। हिस्टिडीन से किस में नहीं होगा? हिस्टामीन में नहीं होगा।
जब बेटा इन सबका डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा तो हमें ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे. दीज आर ऑल न्यूरोट्रांसमीटर्स, दीज आर ऑल न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो कहाँ इफेक्ट आएगा? CNS पे. समझ आई बात? तो डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी? B6 pyridoxine leads to reduced level of GABA, serotonin, causing irritability, depression and seizures. ओके. जैसे डोपामिन बेटा ये खुश रहने वाला हार्मोन होता है. कौन सा? खुश रहने वाला. ओ हार्मोन कह रहा हूँ, सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर. इट कीप्स यू हैप्पी, इट कीप्स यू हैप्पी. अब जब बेटा इसकी कमी हो जाएगी तो आदमी कहाँ जाएगा? डिप्रेशन में ही तो जाएगा. समझ आया? इसीलिए बेटा डाइट में B6 लो, क्या पता खुश रहने लग जाओ. ठीक है. Explain how B6 deficiency leads to peripheral neuropathy at biochemical level. Peripheral neuropathy क्यों हो रही है बेटा? देखो, PLP is required for sphingolipid metabolism, which is essential for myelin sheath formation. Sphingolipid is also kind of lipid. क्या है? Lipid. Lipids are required for myelin sheath synthesis. For myelin sheath synthesis. अब बेटा B6 तो इन्वॉल्व है, साथ ही साथ कौन सा था? कोएंजाइम है B5. ठीक है, दोनों इन्वॉल्व है. Deficiency disrupts sphingomyelin synthesis, impairing nerve conduction and leading to neuropathy. अब जब बेटा माइलिन शीथ प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होगी तो माइलिन शीथ कम बनेगी. When there would be less covering on the neuron, तो क्या होगा बेटा? न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाएगी. क्या होगी? न्यूरोपैथी. बेटा माइलिन शीथ का काम क्या होता है पता है? नहीं, ही इज राइट, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. ठीक. बट बेटा दिस सीरम फेरेटिन इज वाइट इज गिवन, पता है, ताकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सके. अगर बेटा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता ना तो ये लेवल सीरम फेरेटिन का नॉर्मल नहीं होता, घट जाता. क्या होता? घट जाता. इसलिए बेटा ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है, ये नहीं है, ये B6 की डेफिशिएंसी से है. किसकी डेफिशिएंसी से? B6. रिमेंबर, हीम सिंथेसिस का पहला स्टेप क्या था? सक्सेनाइल कोएंजाइम है प्लस ग्लाइसिन डेल्टा ALA. ठीक है. लेकिन बेटा उसके लिए कौन सा आपका विटामिन लग रहा था? इट वाज B6. कौन सा? B6. देखो, हाउ डज विटामिन B6 डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट टू माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया? ये देखो, B6 इज कोफैक्टर फॉर डेल्टा अमाइनोलिवुलिनिक एसिड सिंथेज. ये एंजाइम है, ALA सिंथेज एंजाइम है. The rate limiting enzyme in heme biosynthesis. In heme biosynthesis. हमेशा याद रखना हीम बायोसिंथेसिस. हीमोग्लोबिन बायोसिंथेसिस मत लिख देना बेटा, ग्लोबिन अलग बनेगा. ओके. पढ़ते हैं ना, अल्फा चेन में कितने होते हैं? 140. वेरी गुड. कितने होते हैं अल्फा चेन में? 140. यस. अरे जोर से बोलना, आज आ रही है, बल्ले पे बॉल आ रही है, अच्छे से जोर से बोलो. 141. बीटा चेन में कितने होते हैं बेटा? क्या? कहाँ से पढ़ते हो यार? कहाँ से? 146. इट इज 146 इन बीटा चेन. अल्फा में 141 होता है बेटा. चलो आगे देखते हैं. व्हाई आयरन थेरेपी इज इनइफेक्टिव इन B6 डेफिशिएंसी रिलेटेड एनीमिया? Why iron therapy is ineffective? क्यों? क्योंकि बेटा सीरम फेरेटिन लेवल्स आर नॉर्मल इन दिस केस. याद आया? ये देखो, iron therapy is ineffective because anemia is due to defective heme synthesis. Defective heme synthesis rather than iron deficiency. The lack of PLP dependent ALA synthase activity limits the first step in heme formation, leading to reduced hemoglobin production. अगर बेटा B6 ही नहीं होगा बॉडी में या कम होगा तो हीम सिंथेसिस का पहला स्टेप ही नहीं होगा, which is succinyl coenzyme A plus glycine equals delta ALA. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें दिमाग मत लगाना. ठीक है, आप सब सैचुरेटेड हो, इसको देखना, ध्यान से देखना इसे. ठीक है. A 55-year-old male with a history of cardiovascular disease present with increased plasma homocysteine level. He follows a vegetarian diet and has been taken isoniazid for tuberculosis. His vitamin B12 and folate levels are normal.
ये और कहाँ पढ़ा था बेटा? बेटा नायासिन में पढ़ा था। कहाँ? नायासिन में। जिनको आइसोनायाजिड की थेरेपी दी जाती है ना, स्पेशली इन ट्यूबरकुलोसिस, बेटा उनमें B3 की भी कमी हो जाती है। किसकी? B3। Describe the role of vitamin B6 in homocysteine metabolism and how its deficiency can contribute to cardiovascular disease. थोड़ा सा हायर लेवल का है, इसीलिए इसको बस सुनना और जितना समझ में आए उतना लिख पूरा लेना। Of all these cases ना, this is the most interesting one. Okay? थोड़ा सा हायर लेवल का है। अगर आप अभी से पीजी की तैयारी करने के मूड में है तो इसी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। This is the starting one. PLP acts as coenzyme for cystathione beta synthesis. Cystathione beta synthesis, which converts homocysteine to cystathione in transsulfuration pathway. कौन सा? ट्रांसल्फरेशन पाथवे। सिन्हा भी लाइक सर ने अरबी कब से बोलनी शुरू करी है? नहीं, इंग्लिश ही है बेटा। PLP acts as coenzyme for cystathione beta synthase, which converts homocysteine to cystathione in transsulfuration pathway. कौन सा? ट्रांसल्फरेशन पाथवे। इसको लिख लो और हो सके तो याद कर लो। In B6 deficiency beta, homocysteine accumulates, promoting endothelial dysfunction, oxidative stress, and an increased risk for atherosclerosis. तो बेटा जिनमें B6 की कमी होती है ना, they are also at a risk for developing atherosclerosis. Okay? Why? Because their homocysteine levels are elevated. Why does isoniazid therapy predispose a patient to B6 deficiency? Isoniazid forms a complex with PLP, leading to its inactivation and increased excretion. जैसी बेटा आप isoniazid देंगे, वो PLP pyridoxal phosphate के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। क्या बना देगा? कॉम्प्लेक्स। And PLP becomes ineffective. जैसे अभी तो बेटा आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक? जैसे ही आप लोग हॉस्टल पे जाएंगे, आप अपने बेड पे बैठेंगे अपने शूज़ खोल के, वो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद पढ़ाई हो ही नहीं पाती। यू ऑल बिकम डिफेक्टिव और इनफेक्टिव। फिर क्या? इसको बाद में देखेंगे, कल देखेंगे इसको। अभी मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, है ना? होता है ना? This reduces availability for PLP dependent enzymes, resulting in symptoms such as peripheral neuropathy and increased homocysteine levels. Okay?